Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. गुड मॉर्निंग और नमस्ते श्वेताओं। मेरा नाम है नंदिनी नरवानिया और मैं आज आपके रेडियो शो की होस्ट बनूंगी। आज जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज बहुत मेहरबानी से मैं आपका शो होस्ट करूंगी। मेरे साथ मेरे को होस्ट यतिंदर जी और प्रदीप उपाध्याय जी भी हैं और हमारे स्टूडियो में दो गेस्ट भी आए हैं, संदीप मलिक जी जो हमारे हिंदू इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं और शिशिर तमोशा जी जो हमारे रेगुलर दर्पण लिसनर भी हैं। तो आओ हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाते हैं इन सब से। नमस्ते। नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार इस शो में मुझे बुलाने के लिए और हिंदू इकोनॉमिक फोरम को रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है शिशिर टमोटिया। सॉरी दैट्स ओके। हम लोग आजकल इंडिया में रहते हैं। व्हेन वी लिसन टू योर प्रोग्राम इट इज वेरी अर्ली मॉर्निंग, सम 4 o'clock समटाइम्स 4 o'clock में करीब। तो आज आपको जल्दी नहीं उठना पड़ा है। yes and I have been very eager to meet Pradeep ji. We have studied together, rather he was senior to me. He did PhD and I did MBA in AGSM. And तो आप ऑस्ट्रेलिया में आते रहते हैं, सिडनी में आते रहते हैं? Yes. We have been since we have we do come here, but not so often maybe. और एक और विशेषता मैं बताना चाहूँगा कि शिशिर जी जो है, एक्चुअली हम लोग जो भारत से यहाँ पे आके बसते हैं फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट, उन लोगों के दिमाग में हमेशा एक रहता है कि कभी भारत वापस जाएं, या इस तरीके का कीड़ा जो है वो चलता रहता है। कुछ लोग चले भी जाते हैं, जाके वापस आ जाते हैं। कुछ लोग उस ड्रीम को जो है रिटायरमेंट के लिए डाल देते कि चलो यहाँ पे नौकरी कर लेते, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो शिशिर जी एक बहुत बढ़िया एक इस तरीके का एक मॉडल केस मैं कहूँगा है। इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई भी की है, बिजनेस भी किया है, जॉब भी किया है, सब कुछ किया है और उसके बाद भारत में जाके बड़े हैप्पीली सेटल हो गए हैं। तो जो लोग इस तरीके के सोचते हैं उनके लिए शिशिर जी जो है बहुत अच्छा फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि दोनों जगह के तुलनात्मक अध्ययन के मतलब किस में क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसा अच्छा लगता है। तो इस बारे में भी समय रहेगा तो बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हाँ जी, आज मैं अपने आज के शो का मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे देती हूँ कि आज हमारे शो में क्या होएगा। तो हमारा जो नया सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस करा था करंट अफेयर्स, तो आज हम करंट अफेयर्स एक सेगमेंट करेंगे जिसमें हम कनाडा वर्सेस इंडिया के बारे में बात करेंगे। हम मोदी जी जो एक नया स्टेडियम एकांची में बना रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम, उसकी फाउंडेशन के बारे में हम बात करेंगे। और एक 25 सितंबर को जो हाइड्रोजन बसेस रिलीज हो रही है इंडिया में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का मेन थीम अगर सबने नोटिस करा होगा तो मोदी, हमारा आज का मेन थीम मोदी जी है। और नंदिनी जी उसके अलावा एक्चुअली पिछले सप्ताह जो था वो आज ही के दिन 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन भी होता था। हाँ जी। और हम लोगों ने एक्चुअली उनका जन्मदिन विशेष कार्यक्रम तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ तकनीकी यहाँ पे समस्या आ गई थी जिसके कारण पूरे 2 घंटे हमारा प्रोग्राम काफी कोशिश की हमने चलाने की, लेकिन नहीं चल सका। तो उसकी जो तैयारी की थी उसका कुछ सेगमेंट्स जो है मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग श्रोताओं को सुनवाने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी हमारे जो यतिंदर जी है वो तो मोदी फैन क्लब के हेड हैं ही।
आप अच्छा एक काम करिए, ठीक है, चलो मैं तो मानता हूँ, बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं हूँ, लेकिन आप कोई भी मीडिया को उठा लो, कुछ भी कोई भी इंसिडेंस उठा लो, मोदी जी की छाप आपको मिलेगा। आप भले कितने भी उनके, अगर गाली भी देंगे तो उन्हीं को देंगे बड़ाई भी करेंगे तो उन्हीं की करेंगे। सिचुएशन ये आ गई है अभी। कोई ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि आदमी इतना केंद्र बिंदु बन गया पूरे भारत की पॉलिटिक्स, भारत का नहीं, विश्व का। जी, आप भारत की ले लो या विश्व की ले लो, किधर का भी कर लो, उनको इग्नोर करना अभी मुश्किल हो गया। अब G20 के बाद तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है, जी, क्योंकि वो डेफिनेटली जिस तरीके से तो श्रोताओं, जैसे कि 3-4 टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, और एक हम जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में यस और नो का चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो श्रोताओं, मैंने कहा कि क्यों ना एक ओशो जी के ऊपर हम एक थोड़ी सी आज का विचार जो है ओशो के माध्यम से, जी, अगर हम वो करें तो कैसा रहेगा। प्रदीप जी, आपने ओशो को सुना है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनको तो मैंने पढ़ा भी है, और अच्छा। काफी मेरे ख्याल से जो मॉडर्न जो फिलोसफर्स की बात करते हैं, आई थिंक उनके बाद जो है उनके स्तर का कोई दूसरा विचारक जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ। और उनको हालांकि मतलब काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको तटस्थ होकर अगर सुने तो वाकई मतलब एक ज्ञान पूर्वक बात करते हैं और तार्किक बात करते हैं, जो कि आजकल की जनरेशन को पसंद आती है कि कोई चीज बिना लॉजिक के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर उन लोगों को कन्विंस मतलब किसी विचारधारा से जोड़ना है तो मेरे ख्याल से ओशो से अच्छी रीडिंग्स और लिसनिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो पहले तो सुनते हैं। तुम जरा मेरी बात मान के भी चल कर देखो। तुम तय कर लो कि 3 महीने सुखी रहेंगे, फिर देखेंगे, बात भी सोचेंगे। 3 महीने एक प्रयोग कर लें कि निर्णय से सुखी रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम अपने सुख को न खोएंगे, पकड़ लेंगे, बार बार पकड़ लेंगे। छूट जाएगा हाथ से, फिर खोज लेंगे, फिर पकड़ के संभाल लेंगे। 3 महीने बिना कारण सुखी होंगे। तुम फिर कभी जिंदगी में दुखी ना हो सकोगे, क्योंकि एक बार भी तुम्हें क्षण भर को भी ये पता चल जाए कि अकारण सुखी हुआ जा सकता है। सुख स्वभाव है, उसके लिए किसी कारण की कोई भी जरूरत नहीं। वो तुम्हारे भीतर बजता हुआ सितार है, बज ही रहा है। तुमने तरकीबों से अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। तुमने व्यर्थ की शर्तें बिठा रखी कि ये शर्तें पूरी होंगी तब मैं सुखी होऊंगा। शर्तें पूरी हो जाएंगी, तुम पाओगे फिर भी सुखी नहीं हुए। मन नई शर्तें बना ले। दुख तुम्हारा निर्णय, सुख भी तुम्हारा निर्णय। श्रोताओ, ये जो विचार है, मैं समझता हूँ कि विचार ना लेके अगर आज ही सब इस पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई आपको गाली भी देता है लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, आपको आज सुखी ही रहना है। देखिए कैसे जाता है दिन। एक्चुअली क्या होता है कि सुख, जैसा इन्होंने बताया कि सुख को हम एक लक्ष्य के रूप में लेते हैं। जिस दिन चाहे वो भौतिक रूप में हो कि मैं जिस दिन घर बना लूंगा, या जिस दिन मैं अपना लोन पे ऑफ कर दूंगा, या ब्रांड न्यू कार खरीद लूंगा ये वाली, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वही है, सुख और दुख तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे ही आप एक चीज लेते हैं उसके साथ उसके जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है वो तो स्वतः उसके साथ आएंगी। वो जब सुख हो आ जाता है, वो वाला अपरेंट जिसको बोलते हैं, तब उसकी समस्याएं दिखाई देती हैं कि अरे हाँ इसके साथ तो ये भी। आपने सुना होगा ये कहानी कि एक आदमी जा रहा था, नई गाड़ी खरीदी थी, जाके एक्सीडेंट हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, देखो क्या है, मैं इतने दिन चर्च में जाता हूँ, सब करता हूँ, इतना डोनेशन करता हूँ, और देखो मेरे साथ में क्या हुआ, पूरा मंदिर में गया हूँ और ये सब। वैसे ही इंसिडेंस किसी और के साथ में होता है। नई कार, एक्सीडेंट हुआ, कार गई, वो कहता है धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत, केवल कार गई, तूने मुझे सलामत रखा, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही है, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं। मुसीबत आती है तो सही बात है, सोचे कि इससे बड़ी मुसीबत भी हो सकती थी, तो धन्यवाद देने वाली बात है। तो बिल्कुल वही, और वही उसके लिए आपको अपने आप को एक इच्छाओं को सीमित रख के थोड़ा ट्रेन करना होता है, जो है कि अपना थोड़ा सा एक आदत डालने की, हाँ ठीक है तटस्थ रहे। एक्चुअली इच्छाओं को सीमित नहीं करना है, इच्छाओं को मैं समझता हूँ कि एक कंसेप्ट ऑफ एबंडेंस होता है कि व्यापक है। अरे ये तो इतना छोटा सा गया है, अरे इतना महान सब कुछ दिया प्रभु ने, कहाँ पे हम छोटे छोटे में पड़े जा रहे हैं। चलिए यतीन जी, पिछले सप्ताह गणेश चतुर्थी जो है पूरे देश में और ऑस्ट्रेलिया में भी मनाई गई, तो क्यों ना एक भजन सुंदर सा श्रोताओं को जो है गणेश जी का सुनवाया जाए।
तुम ही हो विवेक और बुद्धि के हो दाता, बन जाए मूर्ख ज्ञानी वार तेरे जो आता। नित्य नियम से गणपति तुमको जो आराधे, ऐसे भक्त के तुमने प्रभु काज सभी साधे। हम अवगुण की खान है, दूषित तन और मन, ये शरीर दुर्गंध में तुम सुगंध चंदन। तुम बुद्धि की खान हो, हम मूर्ख बालक, ज्ञान का दीप जलाओ तुम सृष्टि संचालक। जय श्री गणराया। Every Sunday, listen to the Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. नमस्ते श्वेताओ, सबको भजन अच्छा लगा हो। मेरे ख्याल से प्रदीप जी आज का भजन आपने चूज करा था। जी हाँ, वही गणेश चतुर्थी था, तो मैंने कहा कि ये तो पूरे भारत में बहुत ही उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना गणेश जी की से आधारित उन पर कुछ सुंदर शिक्षाएं जो हैं हम लोगों के जीवन की, जो यतीन जी अभी बात कर रहे थे कि अपने को सुखी रखने के लिए, तो वही टिप्स थी इसमें। हालांकि थोड़ा लंबा था भजन, लेकिन समय अभाव के कारण पूरा नहीं सुनवा सके, लेकिन आज बहुत सुंदर भजन था, बहुत सुंदर। तो श्वेता, आज हम पहले हमारा शो हम अपने गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। शिशिर जी के साथ हम शुरू करवाते हैं। वैसे प्रदीप जी ने थोड़ा सा तो इनका बैकग्राउंड तो दे ही दिया था, लेकिन चलो हम शिशिर जी से खुद पूछते हैं। हाँ जी। मैं व्योम के बारे में बात करूंगा। व्योम एक प्रोसेस है जो मैंने 2018 में। आप थोड़ा श्रोताओं को पुनः हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा बताइए। और ये भी बताइए जो बड़ी अच्छी बात प्रदीप जी ने बताई कि यू आर वन ऑफ द सैंपल से कि जो लोग बातें करते हैं कि हम भारत चले जाएंगे, आप वाकई में गए हैं। और आप कब यहाँ पे आए थे, फिर आप कब यहाँ से गए हो? ठीक है। हम लोग यहाँ पर 1995 में आए, और मेरे आने के कारण मेरी श्रीमती जी हमने मेनली इनकी मौसी यहाँ रहती हैं, तो उन्होंने हमको स्पॉन्सर कर दिया। तो वी केम हियर एज परमानेंट रेजिडेंट, बिकेम ए सिटीजन इन 97 आई थिंक। 2 साल में बन जाते थे उस जमाने में। एंड आई थिंक आई डिड माई MBA बिटवीन 95 एंड 97 AGSM में। तब प्रदीप जी PhD कर रहे थे उस समय। तभी आपसे परिचय हुआ था मेरा। और फिर उसके बाद मैं एक्चुअली वहाँ पर इंडिया में NTPC में काम करता था। एंड जब मैं लौट के गया तो वहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर पर्सनल थे, उन्होंने कहा कि अब तुमने इतना पढ़ाई लिखाई कर ली तो वापस क्यों जाते हो? तो ही ट्राइड टू होल्ड मी एंड आई स्टेड बैक। आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ द पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देयर इन इंडिया। तो यहाँ से कब वापस जाना हुआ था? यहाँ कितने साल रह के गए थे आप? 2 साल उस समय। फिर 97 दिसंबर में से लेकर के 99 अगस्त तक वहाँ इंडिया में रहा मैं, वेयर आई वाज हेड ऑफ पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।
came back again in it because I was finding very difficult. Mamta had already started working here in customs. इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम दे दिया था वो दोनों का कंपैरिजन चलता रहता है कि भी यहाँ पे ये मिलता है वहाँ वो मिलता है, तो एक वो जो दिमाग में जो उधेड़बुन चलती है तो उसी के कारण फिर वापस आना हुआ। ये बात सही है, कशमकश जो है वो आज तक चल रही है, वो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। बट प्रैक्टिकली अब तो मैं इंडिया में सेटल हो गए हम लोग पूरी तरह से। बच्चों की शादी हो गई है, बिटिया गुड़गांव में है, बेटा सिंगापुर में है। बट देन आई एम माई सेल्फ वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विच इज वेरी यूनिक आई बिलीव। हाँ जी, तो आज हम उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। I'll try to be brief because I tend to speak a lot and my wife tells me all the time कि आप बहुत बोलते हो। Whereas व्योम ना प्रोनाउंसिएशन व्योम है, बट उसका स्पेलिंग है VEWOM, विलेज एनर्जी वाटर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। गांव में आज भी इस कदर समस्याएं हैं। एक तो शायद आपने सुना होगा कि एलपीजी वाली जो प्रॉब्लम है, एलपीजी इज केप्ट इन द किचन और वो हवा से भारी होती है, अगर लीक हो जाती है तो इट इज डिजास्टरस। इंडिया में हर साल 2-4 एक्सीडेंट्स होते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ए पाइप नेटवर्क फॉर एलएनजी पाइप नेटवर्क। इंडिया में बड़े बड़े शहरों में तो हो गया, गांव में नहीं होने पा रहा है बिकॉज लोड ही नहीं उतना। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने एक पेटेंट कराया है 2018 में, विच इज बिल्ट अपॉन एनारोबिक डाइजेस्टर्स। एनारोबिक डाइजेस्टर्स आर एसेंशियली बायोगैस प्लांट्स, जो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बट बायोगैस प्लांट्स फेल्ड बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो जो मैंने डिज़ाइन किया है वो बायोगैस प्लांट में काउडंग प्लस किचन वेस्ट। काउडंग में TDS इज़ वेरी लो, 18% ज़्यादा नहीं होती, और किचन वेस्ट में अबाउट 70%। तो उसको मिला करके उसकी यील्ड बहुत बढ़ जाती है। तो शिशिर जी, जो ये आप LPG और LNG के बारे में बता रहे थे, इसका मोटिव क्या है? जैसे ये क्यों बनाया जा रहा है? कुकिंग, किचन में कुकिंग के लिए जो गैस यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया में आज की डेट में किचन के अंदर LPG सिलेंडर्स रखे रहते हैं। हाँ जी। LPG इज हाईली प्रेशराइज्ड गैस। जब वो लीक होती है, इफ इट लीक्स फॉर एग्जांपल, देन इट स्टेज बैक ऑन द ग्राउंड बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर। प्रोपेन एंड ब्यूटेन है उसमें। तो उसको किसी भी और कंट्री में बाहर अंदर नहीं रखा जाता किचन में। इट्स ओनली इन इंडिया दैट वी कीप इट इन द किचन। हमने इंडिया में जो सब्स्टिट्यूट वो किया है उसका वो है LNG, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। नो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज मीथेन विच इज लाइटर देन एयर। अगर लीक होती है तो उड़ जाती है, तो इट्स सेफ। उससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो वो इम्पोर्टेंट है। बट इंडिया में क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क, 4 और 2 6 इम्पोर्ट के लिए LNG स्टेशंस हैं। सी से इम्पोर्ट करते हैं उसको, पाइपलाइन बन लगाई हैं। बट क्या है वो दे गिव यू आउटलेट ओनली इन बिग टाउन्स, सिटीज में, बट इट डजंट गो टू द विलेजेस बिकॉज विलेज में लोड ही नहीं है और पैसा भी नहीं लोगों के पास उतना देने के लिए। तो जो प्रोसेस मैंने डेवलप किया है इट इज बेस्ड ऑन एनारोबिक डाइजेस्टर्स, जो बायोगैस प्लांट कॉमनली जो उसमें सोर्स है। अभी तो काउडंग के साथ में मैंने मिक्स किया है किचन वेस्ट को, और उससे यील्ड 10 गुनी हो गई है गैस की, which is what is पेटेंट वर्दी। तो मैंने उसका पेटेंट 2018 में अप्लाई किया था, इंटरनेशनल पेटेंट। 2 बार डिफेंड कर चुका हूँ मैं उसको। तीसरी बार डिफेंस के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया बॉम्बे में कि आप एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना लीजिए, इफ यू शो इट टू अस वी विल गिव यू द पेटेंट। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट नाउ। एक तरीके जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में डेमोन्स्ट्रेशन ही है एक तरह से। प्रोसेस पेटेंट है तो इट बिकम्स बिट एक्सपेंसिव। I mean, in Indian rupees, I have to put in a sum about 4 crores to prove this concept. अच्छा, इसमें काफी बड़ा निवेश मतलब ऑलरेडी हो चुका है आपका कहने का मतलब अभी हुआ तो नहीं, बट करना है। आई एम लुकिंग फॉर फंडिंग देयर। चलिए शिशिर जी, बड़ा रोचक विषय आपने उठाया और इस पर मेरे ख्याल से बात जारी रहेगी। और लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक इंजीनियर होने के बाद और इतना मतलब रिटायर होने के बाद भी आप जो है अपनी विधा से जुड़े हुए हैं और
समाज के हित में जो है वो कार्य कर रहे हैं। और यह प्रोजेक्ट जैसा आपने बताया कि अगर सुरक्षा प्रदान करता है गृहिणियों को, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को तो जरूर अटैक करेगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए तो वो सबसे आगे रहते हैं। जितना उन्होंने करा है, मैं तो कहूँगा कि किसी और ने नहीं करा है। हर चीज उनकी अगर आप एनालाइज करेंगे, हर चीज उनकी महिला सशक्तिकरण के लिए ही होती है। बहुत ही फोकस काम रहता है। तो अगर आप उनको अप्रोच करेंगे, मोदी जी को लिखिएगा। मैं आई एम लाइकली टू मीट हिम नेक्स्ट मंथ। तो ये एक अपॉइंटमेंट एक किसी थ्रू मेरा हुआ है फिक्स, होपफुली अक्टूबर 15 के करीब। आप उनको ये चीजें जो है ना बड़ी जल्दी वो पकड़ते हैं। हाँ, वो तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मैं तो उनका भी मुकाबला नहीं है। तो और ये जो आपका जो इंटरनेशनल आईपी के लिए आप कर रहे हैं, इसमें आप इंडिया से कर रहे होंगे, इस इंडियन थिंग एवरीथिंग? और आई एम ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम इंडिया, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट देयर, यू नो। अनफॉर्चुनेटली दे वांट टू फुल सिक्योरिटाइज। मेरे पास में आई डोंट वांट टू पुट माय होल मनी इनटू इट, एंड सो तो आपकी जैसे टीम बन रखी होगी या कुछ? Yes, I have got 3 people recruited already. They are working with me for more than a year now, and 3 volunteers. Volunteers means मेरे कॉलेज के कुलीग हैं जो कि मेरे से 1 साल जूनियर थे. He was managing director of Bhilai Steel Plant. Managing director used to be is a very very big position there, and he is one of the directors in my company. Then GAIL है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे कॉलेज के थे, मेरे से 3 साल जूनियर थे, तो वो भी हैं एक डायरेक्टर. वो 3 लोग हैं और 3 लोग रिक्रूट किए हुए हैं. तो वी आर अ टीम ऑफ 6 पीपल टुडे. श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि शिशिर जी जो है काफी वरिष्ठ सेवानिवृत्त हैं, मतलब 70 साल से अधिक आपकी आयु है जैसा मैं समझता हूँ. 74 लगते नहीं है आप, और हम चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा और सामर्थ्य ऐसा ही बना रहे, क्योंकि आपने जो आपके कलीग्स हैं तो वो भी आप ही के समकक्ष होंगे, और उन सबको आपने जोड़ रखा है और समाज के लिए इतना सकारात्मक आपका योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं. यह निश्चित रूप से सराहनीय है, और इसके लिए हमारी सारी शुभकामनाएं पूरे ऑस्ट्रेलिया के, पूरे भारतीय समाज की आपके साथ हैं. तो चलिए आपसे इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी. थोड़ा श्रोताओं को एक सुंदर सा गाना यतीन जी सुनवाएं. और हमारा सितंबर का महीना जो है बड़ा खास होता है, क्योंकि इसमें टीचर्स डे, इंजीनियर्स डे, फादर्स डे, बहुत सारे डेज आते हैं और हिंदी दिवस भी आता है. तो मैं कुछ गाने जो है वो ऐसे लाया हूँ जिनमें कि हिंदी जो है मूलतः प्रधान रूप से प्रयोग की गई है. तो ऐसा ही एक गाना श्रोताओं को सुनवाते हैं. गाना भी सुनवाते हैं. लेकिन एक कटाक्ष है जो कंगना रनौत ने पोस्ट करा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुनवाना चाहूंगा. अगर हिंदी से संबंधित है तो श्रोताओं को लाभ ही होगा उससे. ठीक है. हिंदी दिवस के अवसर पर लेते हैं अंग्रेजी से पंगा, मगर प्यार से. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्र बोलने से कतराता है. जुबान से ABCD जिस कॉन्फिडेंस से फूटती है, क ख ग उस आत्मविश्वास से क्यों नहीं निकलता. माँ बाप भी चौड़े होकर बताते हैं जब बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं. अंग्रेजी में पैदल हो तो शर्म आ जाती है, लेकिन हिंदी में हाथ तंग हो तो माथे पे शिकन भी नहीं आती. भाषा कभी सोशल सर्कल का पासवर्ड बन जाती है, तो कभी हमारे टैलेंट का सर्टिफिकेट. फिल्मी दुनिया ने हमेशा ही मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, मेरी आलोचना की, मगर उन्हीं के बीच रहकर मैंने हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखा, जिसके कारण मुझे मेरे काम में एक नया मुकाम मिला और भारी रूप से सफलता मिली. मैं हर माँ से विनती करती हूँ कि जैसे वो देसी घी के लड्डू बच्चों को खिलाती हैं, उसी तरह से हिंदी भाषा की भी ऐसी घुट्टी पिलाए, क्योंकि जो स्वाद देसी पराठों में है वो पिज्जा और बर्गर में नहीं होता, और जो अपनापन माँ शब्द में है वो मॉम में नहीं होता. इस बार हिंदी को भी दें बराबरी का मौका. आज हिंदी दिवस के अवसर पर लेते हैं अंग्रेजी से सुगंध और सुमन की तरह. आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह. एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह. आओ मिल
सुमन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह सूरत है ये सूरत तेरी दिल के मंदिर में सजा रखी है मूरत तेरी मेरे जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी रात दिन साथ रहो रात दिन साथ रहो सीने में धड़कन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह एक जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में एक जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में भर दिया सारे जग का प्यार You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। ये समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। ऑनलाइन दावों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड जुआ प्रतिबंध का विस्तार किया जा रहा है। संघीय सरकार ने जुए की समस्या के प्रसार को कम करने के लिए संसद में नया कानून पेश किया है। प्रस्तावित सुधारों में ऑनलाइन जुए के भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग रोका जा सकेगा। नए कानूनों के तहत प्रतिबंध लागू नहीं करने वाली जुआ कंपनियों पर $230,000 से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया की संचार निगरानी संस्था ACMA को नए नियम लागू करने की शक्ति दी जाएगी। संघीय संचार मंत्री मिशेल रॉनेल ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर प्रतिबंध से लोगों को उस पैसे से जुआ खेलने से रोकने में तत्काल प्रभाव पड़ेगा जो उनके पास नहीं है। जुआ कंपनियों के साथ साथ स्वयं जुआरियों के लिए भी कानून संसद से पारित होने पर 6 महीने की संक्रमण अवधि होगी। जीवन रक्षकों ने पानी में डूबने के बारे में चेतावनी दी है। देश भर में जीवन रक्षक समूहों को डर है कि सामान्य से अधिक गर्मी के कारण
ऑस्ट्रेलियाई जलमार्गों में डूबने से अधिक मौतें हो सकती हैं, खासकर वृद्ध आयु समूहों के बीच। सबसे हालिया आंकड़ों के बावजूद कि पिछले साल की तुलना में डूबने वालों की संख्या में कमी आई है, महामारी के बाद खराब तैराकी कौशल के साथ अपेक्षित गर्म मौसम ने चिंता का कारण बना दिया है। जबकि सबसे हालिया राष्ट्रीय डूबने की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022-2023 में डूबने से 281 लोगों की मौत हुई, जो पिछले वर्ष के 339 के आंकड़े से कम है। दीर्घकालीन रुझान डूबने की संख्या में समग्र वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। शोध से पता चलता है कि बढ़ती आबादी और समग्र रूप से तैराकी की क्षमता में कमी के कारण हुआ है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण और बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी एडम वेयर ने कहा कि महामारी के दौरान छूटे हुए पाठों का सुरक्षा पर पीढ़ीगत प्रभाव पड़ेगा और पानी में उसके आसपास किसी की क्षमताओं को अधिक आंकने से दुखद परिणाम हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब मोबाइल ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए ऑडिट संघीय सरकार ने $20 मिलियन की परियोजना के लिए निविदाएं खोली हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब मोबाइल कवरेज ब्लैक स्पॉट का पहला ऑडिट होगा। ऑडिट का उद्देश्य इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना है कि कहां और निवेश की आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास मोबाइल कवरेज तथा स्वीकार स्तर की पहुंच बनी रहे। ऑडिटिंग कवरेज के अलावा परियोजना का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख फोन वाहकों द्वारा प्रदान किए गए कवरेज मानचित्रों की सटीकता सुनिश्चित करने पर भी होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रदान की जाने वाली कवरेज की सीमा का गलत प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। संचार मंत्री मिशेल रॉलन ने कहा कि निविदाओं के लिए प्रारंभिक अनुरोध और ब्लैक स्पॉट और क्षमता के मुद्दों की पहचान करने के साथ साथ सरकार को ये सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था कि लोगों को जुड़े रहने में मदद करने के लिए निवेश और नीति विकल्पों को बेहतर तरीके से कैसे लक्षित किया जाए। ऑडिट संघीय सरकार की बेहतर कनेक्टिविटी योजना का हिस्सा होना, इसका उद्देश्य देश भर में मोबाइल ब्लैक स्पॉट की संख्या को कम करना है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। अगली बार अधिक खबरों के लिए सुरक्षित रहें। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो नंदनी, अभी हमारे नए गेस्ट You can listen to community announcements तो and sponsorships on our हमने एक website गाना सुना था और अब हम अपने downloadradio.org.au। नए गेस्ट आप से हमारी मिल रहे हैं। उनका सामाजिक नाम सूचनाएं है और संदीप स्पॉन्सर्स मलिक के जी। संदेश हमारी वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। करने के लिए। और तो संदीप जी, तो बताइए पहले अपने बारे में, हमारा श्रोताओं को परिचय दीजिए कि आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया कब आए, कब से हैं, और आप जो मुख्य विषय है इससे आप कैसे जुड़े हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी ज़रूर। मैं ऑस्ट्रेलिया 2015 में आया, माइग्रेट किया यहाँ पीआर लेके, और 2019 में मैं सिटीजनशिप ली। और मैं मुख्यतः बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हूँ। 20 साल से मेरा अनुभव जो है बैंकिंग सेक्टर में है। आई हैव बीन अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई हैव कंसल्टेड इन ऑल बिग 4 इन ऑस्ट्रेलिया। सो अभी मैं करंटली नैब के साथ कंसल्टिंग करता हूँ। नैब ने एक सिटी बैंक को खरीदा है $2.2 बिलियन में, तो उसकी इंटीग्रेशन का काम जो है वो मेरी टीम देख रही है। और हम एक नया कार्ड प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जिसको मैं
उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूँ। मैं अपने बारे में और ज़्यादा चर्चा ना करते हुए जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे श्रोता जो सुनना चाहते हैं उसके लिए उस विषय पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा। तो हमने सुना है कि आप एक इकोनॉमिक फोरम से जुड़ रखे हैं। जी हाँ, हमने ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदू होने के और भारतीय मूल के निवासी होने के नाते हमने ये पाया कि हमारा इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमिक स्टेचर है वो अभी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। अगर जो मैं कहूँ ठीक ठाक ग्रो कर रहा है तो मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो हाईएस्ट एजुकेशन लेवल है वो इंडियंस में है, एंड इंडियंस में स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, आप जान के हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में टर्शरी एजुकेशन का जो स्तर है वो 33% है और इंडियन कम्युनिटी के जो लोगों में टर्शरी एजुकेशन अर्थात जो डिग्री लेवल पे जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे है वो 73% है। इट इज एक्सट्रीमली हाई। और स्टेम में अगर आप बात करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो वी आर बाय फार द नंबर 1 इन कम्युनिटी। और अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारी जो फैमिली इनकम है वो भी काफ़ी हाई है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो 87% वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है। और जब मैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करता हूँ तो वर्किंग एज 18 वर्ष से शायद 16 वर्ष से और 65 वर्ष तक की आयु में भी भारतीय सबसे आगे हैं। ये सब होते हुए मैंने एक चीज़ पाई कि हम लोग एकत्रित नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, जिस प्रकार से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बैंक में अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन क्या बाकी भारतीय, बाकी हिंदू, उनका क्या वो किसी रूप में एकत्रित होकर के किसी रूप में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, दे पा रहे हैं? मैंने पाया कि इस चीज के लिए कोई फोरम, कोई प्लेटफॉर्म कुछ है ही नहीं। जबकि इसी प्रकार की चीज जब मैंने दूसरे धर्मों में या दूसरे कम्युनिटीज में देखी, जूइश, आप जान के हैरान होंगे 2000 से अधिक एसोसिएशन है उनकी, जबकि उनकी संख्या नेपालियों से भी कम है। ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ नेपालीज आर मोर देन नंबर ऑफ जूस, लेकिन संस्थाएं अगर जूइश की आप देखेंगे तो वो 2000 से भी अधिक है। और ये मुझे थोड़ा सा पीड़ा देता है कि हिंदुओं की एक भी संस्था नहीं हिंदू के नाम से, खास तौर से इकोनॉमिक। हाँ जी, वो तो बहुत धार्मिक हैं, मैं ये नहीं कहता धार्मिक नहीं है। धार्मिक की बात करें तो 35 से ऊपर हमारी मंदिरों की संस्थाएं हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, इकोनॉमिक संस्था, और हम एक कैपिटलिस्ट मार्केट में, सोशियो कैपिटलिस्ट मार्केट में या इकोनॉमी में रहते हुए, हम इतने सारी तादाद में होते हुए हमारा कोई इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्रकार की, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरे ही दिमाग में पहली बार कोई विचार आया हो। ये हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज जो भारत में, जिन्होंने 1980 के दशक में IIT की मेटलर्जी में, उनके दिमाग में ये एक विचार आया कि भारतीय हिंदू बहुतायत में होते हुए भी सिर्फ धर्म की बात करते हैं। जब हमें जीवन दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम धर्म पे अधिक फोकस करते हैं, लेकिन एक बड़ा एक मूल सिद्धांत है जो आचार्य चाणक्य ने दिया था कि धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थात कि इकोनॉमी इज द स्ट्रेंथ। जब तक एक हिंदू इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, अर्थात उसके पास सामर्थ्य नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी। जब आपके पास सरप्लस नहीं है तो आप देंगे क्या? तो इसलिए वेल्थ को जनरेट करना ये भी आपके धर्म का पार्ट है, लेकिन उस सरप्लस को फिर धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में वो लगाना, वो धर्म का पर्याय है। अब ये जो उससे जो हमारा मिशन बनता है हिंदू इकोनॉमिक फोरम का, वो ड्राइव होता है दैट वी वांट टू क्रिएट एंड शेयर सरप्लस वेल्थ। सो फर्स्ट क्रिएट वेल्थ, सरप्लस वेल्थ, एंड देन शेयर इट। सो शेयरिंग के बगैर ये पूरा नहीं होता है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मोटो बनाया, वो बनाया 100 hands जनरेट वेल्थ टू शेयर विद 1000 hands। तो जो हम यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग या जो भी किसी भी कारण से, मोटिवेशन से जो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो जब मैं कहता हूँ जो आए, एस्टेब्लिश किया, सक्सेसफुल हुए, उनकी डेफिनेशन क्या? उनकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। जो लोग बिजनेस में गए, जो टेक्नोक्रेट बने, जो बैंकिंग सेक्टर में आए, या फिर जो एकेडमिशियंस बने, तो इस प्रकार के लोग
तो जिसको हम एक वेस्टर्न टर्म में हम कह देते हैं इसको थिंक टैंक्स। तो थिंक टैंक्स में जो लोग जाते हैं, तो इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें बिजनेस और थिंक टैंक दोनों हों और वो हिंदू के इकोनॉमिक उत्थान के लिए सहयोग करें, कार्य करें। अब जब मैं सहयोग की बात करता हूं तो इसमें सीधा सीधा आता है जो हम कहते हैं ना, हाथ को हाथ धोता है। एक मुट्ठी पावरफुल होती है उंगलियों से, तो जब आप इकट्ठे होते हो तो आप में शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं अकेले जाकर के किसी भी राजनेता से ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम हिंदुओं को ये आवश्यकता है, आप या हमारी ये नीड है, आप इसको प्लीज हेल्प करें, ही मे और मे नॉट वर्क ऑन इट। लेकिन अगर मैं सेम इंडिविजुअल जाकर के कहता हूं कि अब मैं इंडिविजुअल नहीं, मैं कहता हूं कि मैं एक संस्था को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरी संस्था जिसके अंदर की 1000, 2000, 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, उसकी ये एक नीड है, तो कृपया आप इसको देखें। तो आप, इट्स अ कॉमन सेंस कि वो उस चीज को प्राथमिकता देगा। So this is how the power of unity, the power of strength, the numbers plays out. तो हमें इसी प्रकार से हमने एक फोरम, इकोनॉमिक फोरम, और कौन सी इकोनॉमिक फोरम, जिस प्रकार से अलग धर्मों की इकोनॉमिक फोरम्स होती हैं, हमने हिंदू इकोनॉमिक फोरम का गठन किया और हम यहाँ पर जितने भी हिंदू बिजनेसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन सब का आह्वान करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक प्लेटफॉर्म पे आएं, एक दूसरे के साथ बिजनेस सर्विसेज लें, दें, रजिस्टर करें। जिन्हें अपना बिजनेस प्रमोट करना है वो उसमें पेड मेंबरशिप के माध्यम से अपने बिजनेस को और प्रमोट करें। हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास हिंदू रिप्रेजेंटेशन भी है हमारी इकोनॉमी में, तो कि वो बहुत जरूरी है, हमारी इकोनॉमी जैसे डेली लाइफ को रन करती है जी। अब जो आपके ये हिंदू इकोनॉमिक फोरम के कोई मेन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या करंट प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर आप अभी वर्क करें, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, करंट प्रोग्राम्स की या प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला ही प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो हिंदू बिजनेस डायरेक्टरी बनाना है। उस पर हमारा कार्य चल रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 100 से अधिक बिजनेसेस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिसको कि हम फॉर्मली दिवाली पर एक हिंदू इकोनॉमिक फोरम दिवाली फेस्टिवल मेला हम लॉन्च करेंगे, जिसपे हम फॉर्मली इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। तो ये सारे जैसे हिंदू बिजनेसेस हैं? जी, ये सारे ही हिंदू बिजनेसेस हैं। हाँ जी, ओके। और हमारा जो इस चीज को प्रमोट, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंसेप्ट है नेटवर्किंग, हम एक कंसेप्ट जानते भी हैं और बहुत सारे लोग इस चीज को मानते भी होंगे। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसको इस प्रकार से समझे कि जैसे 100 बिजनेसेस हैं, अगर हर एक बिजनेस को एवरेज 5 मिलियन का बिजनेस काउंट कर देंगे तो लुकिंग एट $500 मिलियन वर्थ ऑफ वैल्यू। सो जब 500 मिलियन का एक प्लेटफॉर्म कहता है किसी को कुछ करने के लिए, रिक्वेस्ट करता है या कुछ चाहता है या कुछ अचीव करना चाहता है, तो पावर, तो वो अचीव कर पाता है। वो उसकी वॉइस अच्छी होती है, उसको सुना जाता है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दैट्स वन थिंग। और आपस में जब आप बिजनेसेस प्रमोट करते हो तो जो आपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वैल्यूज, रिसोर्सेज जो आपने कहीं और ड्रॉप कर दिए या स्पेंड कर दिए, वो जब आप अंदर ही अपनी ही कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपकी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करती है। ग्रो तो सभी कर रहे हैं, काम मेहनत सब कर रहे हैं, बिजनेस धंधा सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी ग्रोथ वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। संदीप जी, आपके जो टारगेट हैं, जो सब कुछ बोले, फैसिनेटेड हैं। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी लोग होंगे जल्दी से जल्दी जुड़ना चाहेंगे। कोई क्राइटेरिया है आपकी संस्था से जुड़ने के लिए? जी, एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदू होना और सिर्फ हिंदू भावनाओं को और वैल्यूज को समझना और फॉलो करना। जी, तो मतलब मान लो कोई कंपनी है, मैं थोड़ा सा अपना वो आपको उसमें लेके आ रहा हूँ। उस कंपनी में शेयर होल्डर है जी, और उसमें सारे शेयर होल्डर हिंदू नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर उसमें सारे शेयर होल्डर हिंदू नहीं हैं तो उस कंपनी का वे ऑफ वर्किंग और बिजनेस डिटरमाइन करेगा कि वो हिंदू वैल्यूज के साथ अलाइंड है कि नहीं है। जी, अगर उस कंपनी में कोई ऐसी गतिविधि होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कंपनी हलाल को प्रमोट करती है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
तो हम उस बिजनेस को नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे सिद्धांतों, हमारे मूल्यों के अगेंस्ट है। हाँ ठीक है? जी। तो इसमें किसी एक कम्युनिटी के, अब बिजनेस आपने कहा उसमें 5 स्टेक होल्डर हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ले लेते हैं, उसमें 4 जो हैं वो हिंदू हैं, 1 जो है वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो कंपनी हलाल को प्रमोट करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हम उसके रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ना जुड़े, उसको वो अपना बिजनेस करें, हम उसके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। ये वैल्यूज जैसे किस चीज से हम डिटरमिन करते हैं कि हम कौन से वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं, या ये एक मॉरल एथिकल वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई जैसे रूल रेगुलेशन है जिसमें? हिंदू धर्म जो है वो स्वयं ही एक वे ऑफ लाइफ है। हाँ जी। इसलिए हम और जो सनातन को मानते हैं वो सेट स्टेटमेंट्स, बुलेट पॉइंट्स पे नहीं चलते, हम सब कॉन्शियस और कॉन्शियस से चलते हैं। हमारी कॉन्शियस हमें अपने आप बता देती है कि ये सही है, ये सही नहीं है। मैंने सिर्फ जो एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल भी उसी प्रकार को, उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपने कॉन्शियस से पूछें कि क्या ये सही है, क्या ये हमें मूल्यों, सिद्धांतों के साथ है या उसके विपरीत है। अगर उसके विपरीत है तो उसे ना करें, उसे करने के और अलग माध्यम हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां रहें, आपको इधर आने की क्या आवश्यकता है। हाँ जी। तो मान लो अगर कोई सिगरेट बेचता है जी, मैं बहुत विनम्र तरीके से हाथ जोड़ूंगा कि आप इधर ना आए। आप मदिरा बेचते हैं, वाइन है, बियर है और सिगरेट है, ऐसी कोई नशे वाली चीजें हैं या मांसाहार है, आप प्लीज उस तरफ ना आए। आपके लिए और बहुत एवेन्यू है, आपको कोई दिक्कत होना है। यहाँ मैं कहता हूँ 100 में से 99 एवेन्यूज आपके लिए ओपन है। तो ऐसे तो ग्रोसरी जो शॉप है काफी यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है जी, उसमें ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, तो वो बेचते हैं, मतलब जैसे मीट भी बेचते हैं जी, हलाल के भी वहाँ पे रखे होते हैं जी, हलाल सर्टिफाइड फूड भी ये सब रखे होते हैं, उनके लिए आप फिर क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसके लिए हमारे हिंदू इकोनॉमिक फोरम में एक अलग से हमने चैप्टर बनाया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी हमारी नीड बन चुकी है आज कि हमारे इंडियन कल्चर के, हिंदू कल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट आने लग गया है। ये एक चिंता का विषय है जिसके लिए कि एक अलग स्पेशल एम्पावर्ड व्हीकल हमने फॉर्म किया है, जिसके अंदर लोग जो हैं इस चीज के अगेंस्ट या इस चीज से का सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमें शेल्फ पे वो प्रोडक्ट भी दिए जाएं जो हलाल सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है और वो इंडस्ट्री अगर उनकी इंडस्ट्री तक रहे, इस्लामिक चीजों तक रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो इतना इंट्रूड कर चुका है हमारे जीवन में भी कि अब वो तकलीफ बन रहा है। तो हमें हमारे ऑप्शन भी मिलने चाहिए। तो हम दूसरों का सम्मान करते हैं, इसी प्रकार से हमें हमारा सम्मान भी मिलना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि वो ग्रोसरी वाला आपका मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता? जी वो बन सकता है, सब्जेक्ट टू कि वो ये कहे कि हाँ मैं आपके लिए नॉन हलाल प्रोडक्ट भी अवेलेबल करा सकता हूँ, और जो कि हो सकते हैं। हाँ, तो मतलब प्रयास करने की बात नहीं, नॉन हलाल तो मे बी 80% होंगे। हाँ जी, यूजुअली तो ऑप्शंस होते हैं हलाल, नॉन हलाल की। हर जगह नहीं होते नंदनी जी। ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये हमें दिखता नहीं है। आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट से सिस्टम सामान उठाएं और हर पैकेट को एक बार पीछे पलट के देखें, आप पाएंगे कि आपने जाने अनजाने 20 से 30% सामान जो पैकेट्स में है उस पे हलाल सर्टिफिकेट उठाया, जबकि आप तो ये मान रहे हैं कि मैं इसको नवरात्रे में खाऊंगी। कोई प्रश्न है, आप अगर उसका कोई उत्तर है तो दीजिए। एक क्या भला क्या है, मतलब हलाल का जैसे सर्टिफिकेट होता है उसका तो क्या मतलब उसका प्रोसेस क्या, कैसे देते हैं वो? देखिए मैं अभी उस प्रोसेस को डिटेल में नहीं जानता, तो इसलिए मैं ऑन एयर जो कमेंट्स हैं नहीं करना चाहता, बट मुझे इतना पता है कि वो हमारे जो हिंदू वैल्यूज है मेरी, उससे वो कहीं पे भी मैच नहीं करते हैं। जिस प्रकार से अगर एक छोटी सी चीज है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को वो जाता है, ज़कात कह सकते हैं, कुछ भी जाता है, प्लस उनका एक जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस या उनका वो जो पैसा है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से उसको प्रमोट करने के लिए मैं बाध्य हूं, और मैं बाध्य नहीं होना चाहता। नहीं वो तो खैर चलो पैसे का, मेरा मतलब है जैसे वो ये थूकते हैं, हाँ जो भी खाना बनाते हैं तो उसको शुद्ध करने के लिए वो थूकते हैं, वो उनका मान्यता है।
है ना, जिससे कि हमारा फिर हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट वो स्ट्रेट अवे इमीडिएटली आ तो जाता वो है। थोकना का मतलब किसी की वैल्यू से आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन। हाँ, तो इसीलिए देखिए मैं इस प्रकार की किसी भी तो मुझे ये शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ख्वाजा जी एक लाई कि इसका मैकेनिज्म क्या, डॉलर की छोड़ दीजिए, कि कैसे, मतलब जैसे आपने अचार बनाया तो कहाँ से कितना थूक आएगा कि जो उसमें डाला जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो ठीक है एक रिलीजियस बिलीफ कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो फूड का जो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी सिस्टम्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं वो इस तरीके की गतिविधि को जो है वो परमिट करेंगे, भले ही रिलीजियस बिलीफ हो किसी का कि इस तरीके की एक्टिविटी के थूकना या उसमें, क्योंकि वो हाइजीनिटी है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से उचित नहीं हो सकता। ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का मुझे अब हमारा जो फोकस है वो पॉजिटिविटी की तरफ लाना चाहूंगा। मेरा एक सामान्य बिलीफ है कि आप अपनी ओर ध्यान दें, अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखें। जैसा कि हमने पहले ही अपने कार्यक्रम के शुरुआत में सुना कि ओशो जी ने कहा, स्वामी रजनीश जी ने कहा कि आप अपना खुश रहने का जो डिसीजन है वो आपका अपना है, वो बाकी किसी चीजों से आप इम्पैक्ट ना होने दें। मैं उसी सिद्धांत को यहाँ पर लेके आना चाहूंगा कि कौन किस प्रक्रिया से क्या करता है उसमें जाने, उस पर टिप्पणी करने, उसको अच्छा बुरा कहने की बजाय मैं ये कहूंगा कि मुझे ये नहीं चलता, मैं इस चीज को अपने जीवन में नहीं लाने देना चाहता। मैं अपने जीवन में जो मेरे हिसाब से, जो हमारे हिसाब से शुद्ध माना गया है, बिलीव किया गया है, फॉलो किया गया है, मैं उसी चीज को चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी चीज को प्रमोट करना चाहूंगा, बिना किसी दूसरे के ऊपर कोई कटाक्ष किए या उस चीज पे टिप्पणी किए। हाँ जी, हम थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी हिंदू इकोनॉमिक फोरम को इंट्रोड्यूस करा है। अब आप थोड़े जैसे कांटेक्ट डिटेल्स या लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वेबसाइट, फोन नंबर, थोड़ा उसके बारे में करते हैं। लगता है काफी और भी बातें करनी पड़ेंगी, तो एक ब्रेक ले लें। नंदिनी जी, आप क्या सोचते हो? हाँ जी, ये भी सही रहेगा रतन जी। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की
गागर में सागर का पानी जाओ रे जोगी तुम जाओ रे ये है प्रेमियों की नगरी यहाँ प्रेम ही है पूजा जाओ रे जोगी तुम जाओ रे जोगी तुम जाओ रे जोगी तुम भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। AEC जनमत संग्रह से पहले ट्विटर से समस्याग्रस्त पोस्ट हटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वॉइस टू पार्लियामेंट पर जनमत संग्रह से पहले गलत सूचना को कम करने के प्रयास में ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कई ट्वीट की सूचना दी है। AEC ने उन ट्वीटों की सूचना दी है जिनमें दावा किया गया है कि चुनाव परिणाम धांधली हैं और वोटों को कई बार गिना जाता है, जो ऑस्ट्रेलियाई चुनावी और मतदान प्रक्रिया की वैधता को कमजोर करता है। अन्य रिपोर्ट की गई पोस्ट में वे ट्वीट शामिल हैं जिनके बारे में आयोग का दावा है कि वे संगठन और कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। AEC के जवाब में X ने बार बार कहा है कि ट्वीट्स ने उनकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, इसके परिणाम स्वरूप ट्वीट्स साइट पर बने रहेंगे। आयोग ने अपनी अपीलों का जवाब देने में अनावश्यक देरी पर अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को लिखा है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट की गई सामग्री को हटाने में विफलता हुई है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा में सहायता के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए एक डिजिटल आईडी प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। डिजिटल आईडी प्रणाली में कदम रखने से व्यवसायों को व्यक्तिगत डेटा संग्रहित किए बिना पहचान सत्यापित करने की अनुमति मिलेगी और इस प्रकार वे डेटा उल्लंघनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग जल्द ही संवेदनशील दस्तावेज साझा किए बिना बैंक खाता खोलेंगे, फोन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या किराए के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल आईडी प्रणाली 2015 से उपयोग में है। ये केवल सीमित सरकारी सेवाओं के लिए उपलब्ध है। साइबर खतरों के बढ़ने के साथ प्रस्तावित कानून ऑस्ट्रेलिया की साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कर सकता है। मसौदा कानून वर्तमान में सार्वजनिक परामर्श में है। इस वर्ष के अंत में विधेयक को संसद में पेश करने की योजना है। गृह मामलों के मंत्री क्लेयर ओनील ने इस साल के अंत में जारी होने वाली एक सुरक्षा रणनीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बदलते और चुनौतीपूर्ण साइबर सुरक्षा परिदृश्य के सामने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सुरक्षित रखना है। मंत्री ओनील ने स्वीकारा है कि सरकार को व्यवसायों को साइबर खतरों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है, खासकर छोटे व्यवसायों को जिनके पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं है। रणनीति का उद्देश्य 6 सुरक्षात्मक बाधाएं मानना है, जिसमें साइबर खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित डिजिटल तकनीक, खतरे को साझा करना और अवरुद्ध करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना, साइबर क्षमता संप्रभुता सुनिश्चित करना और बेहतर वैश्विक समन्वय शामिल है।
योजना को 2 साल के चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें 2030 तक 6 शील की पूर्ण तैनाती होगी। मंत्री ने कहा कि नई रणनीति में ऑस्ट्रेलिया को साइबर सुरक्षा में वैश्विक नेता बनाने, नौकरी में वृद्धि को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक उत्पादों का निर्माण करने के साथ साथ अपने नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। अगली बार अधिक खबरों के लिए कृपया हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो संदीप जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो आपके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। आई नो कि अभी आपका सब शुरुआत है, अभी सब कुछ चल रहा है, बाल भी लेकिन हमारे श्रोता आपके साथ जुड़ सकते हैं तो जिसको कार्य करता है किस तरीके से और कैसे मेंबर से बन सकते हैं, क्या संपर्क रहेगा, किससे जुड़ें, आप हमारे श्रोताओं को बताइए। तो मैं एक इस सवाल का इस तरीके से जवाब देना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है हिंदू इकोनॉमिक फोरम इन ऑस्ट्रेलिया, ये इनिशिएटिव बहुत नया है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इस इनिशिएटिव को शुरू किए हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इसको 10 वर्ष हो चुके हैं। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अलग अलग चैप्टर्स जो हैं थाईलैंड से शिकागो, अच्छा जी हाँ, अमेरिका, यूरोप, एशिया में इसके 30 से अधिक चैप्टर्स हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया में हमने जो है NSW का चैप्टर अभी 2 महीने पहले शुरू किया है। अच्छा। नवंबर में हम इसका दिवाली पर हिंदू इकोनॉमिक फोरम दिवाली फेस्टिवल पे हम इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे जी। तब तक हम जितने भी हिंदू बिजनेसेस हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे नेटवर्क के थ्रू, उन सबका स्वागत है। उसके लिए हम अभी एक वेबसाइट का गठन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं, हम प्लेटफॉर्म का गठन कर रहे हैं ताकि सारे एक प्रॉपर कैटेगराइज्ड मैनर में सारे बिजनेसेस के रजिस्ट्रेशन हो सके। और इसकी ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता जो हैं वो श्री कपिल बजाज जी से संपर्क करें, जो हमारे हिंदू इकोनॉमिक चैप्टर NSW के प्रेसिडेंट भी हैं। और मैं उनका नंबर आपके साथ जो है वो साझा कर देता हूँ। अभी इसी फोरम पे उनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ, बट बिफोर आई गिव हिज नंबर, ये कपिल जी का नंबर है +61 425 290 316। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। और दोबारा से बोल दीजिए जी। कभी कभी 0 तो बजाज जी बड़े फेमस हैं। हाँ जी, कपिल बजाज जी को बहुत से लोग जानते हैं। सिडनी में रहने के लिए उनका नंबर जानना जरूरी है। ये थोड़ी अतिशोक्ति होगी, बट फिर भी ये कपिल जी का नंबर है 0425 290 316। और कोई ईमेल भी है जी। हमारी ईमेल एड्रेस जो है वो हम अभी फॉर्म कर रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली उसको हम बना रहे हैं, और जिसमें हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमारा प्लेटफॉर्म और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स एंड ऑल दैट जैज। सो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो वॉलंटियर करना चाहते हैं वो भी कृपया हमसे जुड़ें, क्योंकि नवंबर में जो हम फंक्शन करने जा रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज एंड all the formal details will be revealed in the function. So I think कुछ चीजें उस फंक्शन तक के लिए रख ली जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अभी everything is under construction. बीटा उसका हमने लॉन्च किया है अभी, बट आई थिंक श्रोताओं के साथ उसको शेयर करना अभी थोड़ा सा जल्दी होगा। बीटा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम राइट का कंसेप्ट मैं बिलीव करता हूँ। आप जब रेडी हैं तभी आप जो है उसको करें शेयर, अदरवाइज आप उसको इंटरनल टेस्टिंग पर। सही बात। अच्छा, तो छोटा और क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। मेंबरशिप फी। जी, मेंबरशिप फीस 2 ऑप्शन हैं। जैसे हमने कहा कि एक इकोनॉमिक फोरम है
तो यहाँ पर भाई खर्चे हर के लिए business- पैसा चाहिए, वो तो नहीं, हर बिजनेस जो है वो फ्री में भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जो बिजनेसेस चाहते हैं कि उनको एक प्रीमियम सर्विस मिले, प्रीमियम से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं, तो 5 अकाउंटेंट्स, हिंदू अकाउंटेंट्स अगर फॉरम पे जुड़ते हैं तो किस अकाउंटेंट को प्राथमिकता मिले, इस चीज के लिए जो है वो एक प्रीमियम सर्विस या पेड सर्विस जो है वो हम लॉन्च करेंगे। तो जो पेड सर्विस लेगा उसकी सर्च में जो है वो प्रायोरिटी पे वो आएगा। सो दैट्स हाउ इट गोज। एंड प्राइसिंग की जहां तक बात है तो उसके लिए आप प्लीज नवंबर तक वेट कीजिए आपको, और मेरे ख्याल से कोई ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने भी नहीं रह गए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि एक तो जैसे मान लो सिडनी का हो गया जी, फिर मालूम पड़ा आपका न्यू साउथ वेल्स का, सॉरी साउथ ऑस्ट्रेलिया का, साउथ, इस तरीके होगा जी। फिर और देशों में जैसे आपने थाईलैंड का नाम दिया जी हाँ। जैसे, तो हमारा जो नेटवर्क होगा, हाँ जी, वो फिर ग्लोबल भी होगा। वो ग्लोबल ही है। हम ग्लोबल ही है एक्चुअली में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है। हाँ, अच्छा, और हमारा ये जो चैप्टर है वो हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑस्ट्रेलिया है। तो इस केस में मेरी अकाउंटिंग की सर्विसेज पैन ग्लोबल तो एडिलेड में भी हो सकती है जी हाँ, और बैंकॉक में भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ पे भी न्यूयॉर्क बिल्कुल आप शिकागो में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में भी और लंदन में भी। बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चीज। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम है जी। एक छोटा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं जी, आप बिल्कुल। नोटिस कीजिए, यूएस के अंदर हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा रिचेस्ट है एजुकेशन में। कहाँ पे? यूएस में, अमेरिका में। जी हाँ, हिंदू आर द रिचेस्ट in terms of per capita income, family income, and in terms of science, technology, and engineering and maths education में। और सेम इज द डेटा विद यूके। मैं यूएस में 3 वर्ष रहा हूँ और यूके में भी रहा हूँ, तो मेरे को ये डेटा जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी पता है। और आज जैसे मैं 8 वर्ष से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, तो ये मैं आपको जो है आप इसको तो हम तो अनसिविलाइज्ड और अनएजुकेटेड हैं। हमें तो लोगों ने वो ट्रेडिशनल, हमें तो बुद्धि नहीं है, कैसे हो गया? देखिए जी, अगर कोई अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है और कानों के ऊपर हेडफोन लगा लेता है, वो भी म्यूट करके, तो उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता है। तो कोई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो ये तो हम लोग तो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। आप 2020 शिक्षा तो हमें दी है गोरों ने, क्या बात कर रहे हो आप? 2020 का ये जो 2023 का जो सो कॉल्ड मॉडर्न कैलेंडर है, इस मॉडर्न कैलेंडर के अंदर ही इस टाइमलाइन में भी 1850 वर्षों तक भारत के पास विश्व का 25% से अधिक जीडीपी रहा है। हम वर्ल्ड लीडर रहे हैं, ठीक है। और जब वो लोग आए थे, जब हमारे ऊपर आक्रांता, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता थे, चाहे वो यूरोपियन ट्रेड्समैन और फिर बाद में कॉलोनाइजर आए थे, ठीक है, तो वो भी सोने की चिड़िया के पास आए थे। तो सोने की चिड़िया जो थी वो मूर्ख और वो अज्ञानी और वो गरीब नहीं थी, उसको मूर्ख, अज्ञानी और गरीब बना के जाया गया। और ये तथ्य है, जब भी कोई आक्रांता आता है तो सबसे पहला उसका जो उद्देश्य होता है वो उसकी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने का होता है। आप कहीं पे भी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कोई आक्रांता किसी दूसरे की सिविलाइजेशन को पोषित नहीं करता है। तो आपका आंसर जो है वो कटाक्ष आपका समझते हुए उसका आंसर यही है कि हमें मूर्ख बताया गया जो हम नहीं थे। अगर ऐसा होता तो एक बात बताइए, एक यंग सा कंट्री, यंग का मतलब जो इंडिपेंडेंट, जो लोग 1947 से भारत या इंडिया को एक देश मानते हैं, तो एक यंग सा कंट्री इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कैसे कर रहा है? और जल्दी क्या, 1990 में तो इकोनॉमी को रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आप मात्र 30 साल के अंदर आप इतना आगे निकल गए। आप अभी 2 दिन पहले तो आप यूके से आगे निकले हो, जिसने आपको 300 वर्ष तक रूल किया है, और आप कह रहे हो कि मैं अगले 4 वर्ष 5 वर्ष के अंदर ग्लोबल 3rd जीडीपी बन के दिखाऊंगा। तो आप फिर मूर्ख कहाँ हैं? इतने सारे सीईओ जो आपके बैठे हैं ग्लोबल कंपनीज के हेड बन के, इंडियंस, तो वो मूर्ख हैं क्या? और वो ना हमारे पर दया करी है अमेरिका, हमारे ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम पर बहुत कृपा की गई है, हम पे बहुत फेवर किया गया है, हमें जॉब दे करके। और अगर हमें जॉब नहीं देते तो उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसे है, मतलब हमारा घर कैसे चलता? उनकी दया है हमारे ऊपर जो है ना, बनना तो ऐसा नहीं। एक्चुअली इसमें यतीन जी, मैं जो आईटी की जो क्रांति हुई है, मैं इसको काफी बड़ा इसका योगदान मैं इसका मानता हूँ। 2000 के आसपास जो था, क्योंकि भारत में जो है शिक्षा के प्रति तो हमारे भले ही गरीब से गरीब रिक्शे वाला भी होता है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा जो है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करे। और जो आपने डाटा अभी बताया था अपने साक्षात्कार में कि 80% से ज्यादा जो 30-70% जो है यहाँ पे टर्शरी एजुकेशन लेते हैं, वही हम लोगों की भावना है।
तो ये 2000 के आसपास 90s में जब आईटी का जो बूम आया, और वो एक जो था इंटेलेक्चुअल बेसिकली पावर का बूम था कि भाई जो जिसके अंदर कंप्यूटर और उसको उस पर काम करने की योग्यता है, उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए था। अगर आपके अंदर स्किल है कि या कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठ के आप प्रोग्राम करके आप कर सकते हैं, उन लोगों को लाखों डॉलर की सैलरी मिला करती थी। प्रदीप जी, मैं आपको यहाँ एक करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो टेक्नोलॉजी का बूम आया था, ये एक स्थिति की वजह से आया था जिसको हम Y2K कहते हैं। जी जी। जो प्रोग्राम जितने भी 1900 के दशक में लिखे गए, वो सेंचुरी में लिखे गए, वो सारे के सारे में 1999 ईयर की एंड थी। तो 2000 जो था वो था ही नहीं। तो जितने भी प्रोग्राम थे, हर प्रोग्राम के अंदर डेट और टाइम को अपडेट करने की जरूरत हुई। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी वर्कफोर्स और इतना सारा जो आई वुड कॉल इट टेक्निकल लेबर, उस वक्त उसको टेक्निकल लेबर ही कहेंगे, वो अवेलेबल नहीं था। India being a source of huge manpower with mind and English speaking, so these three factors led to Indian IT companies like Infosys, Wipro and TCS got the majority of the contracts, and that led to the people coming on board and start writing those programs or updating those things. तो Y2K बूम से जो इतनी लेबर या इतनी वर्कफोर्स, इनको अच्छा कटाक्ष की ही बात कर रहे हैं तो साइबर कूली कहा जाता था। साइबर कूली कूली इंजीनियर नहीं, बाय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वो सारे के सारे अभियंता थे, अर्थात इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें कहा जाता था साइबर कूली। बट आपके अंदर जो क्षमता होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती है। तो जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ निश्चित है। इसी प्रकार से जब भारतीय कंपनियों ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से एग्जीक्यूट किए, उन्होंने कहा कि सपोर्ट दिया जाए। फिर आज की डेट में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, बिग 5 इन इंडिया, they are all into strategic partnership with all the businesses that they consult in. They don't call themselves as IT vendors or IT service providers. They call themselves as IT partners, business partners. और आज आप जान के हैरान होंगे, कोविड ने जो चीज 10 साल बाद होनी थी उसको 2 वर्ष के अंदर कर दिया। कि आज अब जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ, आज से 3-4 साल पहले तक भी एवरी इनिशिएटिव वाज बिजनेस ड्रिवन, अर्थात बिजनेस ही फंड करता था, बिजनेस ही कंसेप्चुलाइज करता था, बिजनेस ही ड्राइव करता था। लेकिन 3 साल के अंदर हुआ यह कि अब टेक्नोलॉजी तो ड्राइव करती है, टेक्नोलॉजी डिक्टेट करती है कब होगा, क्या होगा, कितना होगा और कैसे होगा। बिजनेस हैज टू अलाइन एंड फंड। तो आप देखेंगे जैसे सेप के लिए कहा जाता है कि अगर आपको सेप को अडॉप्ट करना है तो आपको अपना बिजनेस बदलना होगा। सी देयर यू गो, एंड इट इज अ फैक्ट। आज जिस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है, चाहे वो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है। तो कुल मिला के Y2K एक अच्छी घटना थी यतीन जी, जो कि भारतीयों के लिए एक हमारे वरदान नंदिनी जी का मैसेज आया कि भाई रैप इट अप, ये ज्यादा हो गया तो गाना नंदिनी जी को सुनवाना है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हो कि इंडिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी कर रही है उसके हिसाब से दुनिया को बदलना होगा? आने वाले समय में बिल्कुल बदलना होगा। अगर आप जरा सा डिजिटल इंडिया की तरफ ध्यान देंगे और उसके आंकड़े खुद से स्टडी करेंगे, सिर्फ खुद से वेस्टर्न वर्ल्ड के सर्च इंजन अर्थात गूगल पर जाकर के आप डिजिटल इंडिया और आज पेमेंट्स में इंडिया का क्या स्टेटस है उसको सिर्फ गूगल कर लीजिए, 2 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत कहाँ खड़ा है और कितने छोटे समय में खड़ा है। आप उसको 5 साल 10 साल बाद आगे खुद से इमेजिन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। तो एक नंदिनी जी को अभी हम अपसेट नहीं कर सकते भाई। बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या
सजनी है नाम, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह हो शाम। किसकी तरफ है इशारा, बोलो किसकी तरफ है इशारा, या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल, उसका तो प्रीतम है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह हो शाम। सपनों की रानी जीवन में आए, पथ में नई रोशनी हो, तुम मेरी दुनिया, तुम मेरी मंजिल, तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरे साथ चल मेरे हम सफर, चाहे शाम हो या हो सहर, इन बाहों में बाहों को दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह हो शाम। ला 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 ला। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार रक्षाबंधन पर देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के लिए यह सब्सिडी बढ़कर 400 रुपए हो चुकी है, जिसके बाद विपक्ष ये नैरेटिव फैलाने में जुट गया कि अचानक रक्षाबंधन पर पीएम को बहनें कैसे याद आ गई। आज पाठशाला में विपक्ष के इसी नैरेटिव की सच्चाई आपको बताऊंगा। आपको पीएम मोदी की उन बहनों से मिलवाऊंगा जो विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकाल देगी। सबसे पहले आपको बीजेपी नेता सुधा यादव के बारे में बताता हूं, जिन्हें बहन मानकर साल 1999 में पीएम मोदी ने अपनी मां के दिए 11 रुपए से उन्हें सांसद बनाया। सुधा यादव बताती हैं कि साल 1999 में पीएम मोदी ने अपनी मां के दिए हुए 11 रुपए से उन्हें सांसद बनाया। सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और करगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए। जब करगिल युद्ध के बाद 1999 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त हरियाणा की महेंद्रगढ़ सीट चर्चा में थी। उस वक्त पीएम मोदी हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी थे, तब पीएम नहीं थे, और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सुधा यादव का नाम आ गई। सुधा यादव बताती हैं कि पीएम मोदी के कहने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, जबकि सुधा यादव आज भी कहती हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब एक भाई की तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, वो मना नहीं कर पाए। सुनिए उस घटना के बारे में सुधा यादव ने और क्या बताया। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा,
लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर ही प्रवास कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम चलता है। तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब उन मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक चादर नीचे बिछवाई, उसके ऊपर एक स्टील का कलश रखा गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ और कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी जेब में किराए के अलावा कोई भी राशि न रख के यहाँ इस यज्ञ में आहुति देकर के आए। अब मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था, लेकिन आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए उस चादर और कलश के ऊपर उनके उस आह्वान पर आए थे और वहां से मेरे चुनाव की शुरुआत उन्होंने कराई। यानी जिन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए बहनों को तोहफा दे रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि हाँ श्रोताओं, ये एक क्लिप थी मोदी जी के जो बर्थडे के लिए जो उपाध्याय जी ने एक सेगमेंट तैयार करा था, उसकी एक झलक थी। पिछले सप्ताह एक्चुअली वही जब मैं देख रहा था, जैसा कि हमने कार्यक्रम के लिए प्रयास किया था, हो नहीं पाया हो तकनीकी कारणों से, तो मैंने एक विशेष चीज यतीन जी नोट की कि इनके कार्यक्रम जो है मुख्यतः नारी शक्ति पर आधारित होते हैं। मतलब इवन जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे अभी हमने जो सुना उसमें बता रही हैं कि 99 में कारगिल में उनके पति जो है शहीद हो गए थे और इन्होंने उनको जो है प्रोत्साहन दिया कि आप जो है वो आपके राजनीति में आइए और चुनाव लड़िए, और उन्होंने उनके लिए धन मुहैया कराया और उसके बाद वो जीती भी। और तो इस तरीके से महिलाओं को आगे लाना और उनका राजनीति में लाके उनको जोड़ना और उनको सशक्त करना, ये इनका मतलब शुरू से ही मेरे ख्याल से इनकी विचारधारा में रहा है। उज्ज्वला योजना आप देखें तो उनके सारे ही काम, मैं एनालिसिस कर रहा था इस बात का, सारे ही काम उन नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही होते हैं। आप कोई भी, आप उनका जो पहला भाषण हुआ था लाल किले से, तो उन्होंने टॉयलेट के ऊपर बोला था, अगर आपको याद हो तो लोगों ने हंसी भी उड़ाई थी, कैसा प्रधानमंत्री है। वो टॉयलेट का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता था महिलाओं पर होता। मैंने खुद कभी, क्योंकि मैं खुद काफी ग्रामीण एरिया से आता हूँ, तो मुझे तो मालूम है उस चीज का। मैंने कभी उस निगाह से देखा था कि जो महिलाएं हैं उनको कितनी दर्द से गुजरना पड़ता था, कितनी तकलीफ होती होगी, और उन्होंने उसको एक राष्ट्रीय एक चेतना का बनाया। उसके बाद में उन्होंने पानी के जैसे हर घर में नल जाना, बहुत बड़ी चीज है वो, लेडीज के लिए है। आपका गैस का सब कुछ। आप नंदिनी कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, जैसे अभी मैंने सुना था कि उन्होंने पार्लियामेंट में जैसे फिक्स नंबर ऑफ सीट्स भी दिए हैं टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन, तो वो भी जैसे उनका बहुत जैसे अच्छा स्टेप रहा है। तो कि इंडिया जैसे सोसाइटी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट भी धीरे धीरे आ रही है इंडियन सोसाइटी में। पहले जैसे बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिस्ट नेचर था, लेकिन अभी जो ये स्टेप उठाया गया है कि पार्लियामेंट में एक फिक्स सीट्स मिलेंगी वुमेन्स को, नहीं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसकी पुराना है, और ये एक्चुअली ये बिल जो है तो बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन कई सालों से वो नहीं एक सेकंड, ये पुराना बातें करना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों में बहुत फर्क होता है शशि जी। एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि बातें करना अच्छी मैंने इसे बोल 50 अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब करना होता है, और दुर्भाग्यवश क्या होता है ना कि जो लोग बातें करके सोचते हैं कि हमने अचीव कर लिया है, कि देखो मैंने कहा तो था, ऐसा नहीं होता है। आपने करा क्या है, आपके बच्चे भी, आप कहते क्या हो वो अलग चीज होती है, आप करते क्या हो वो अलग चीज होती है, और बहुत इम्पोर्टेंट। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? 30% रिजर्वेशन आज से 15 साल से है और इम्प्लीमेंटेड है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इंक्लूडिंग पंचायत।
30% अच्छा, महिलाओं तो का ये- रिजर्वेशन तो ये इन नियम एवरी। बना है। यस, ये 15 साल हो गए नरसिम्हा राव के नहीं, जमाने नहीं, में। एक से एक, तो ये फिर क्या जो अभी पास हुआ इसका क्या फिर था? कौन सा क्या पास हुआ है? अभी जो बिल महिला पास हुआ है। सशक्तिकरण बिल है वो अलग बात है। आप ये क्या है? वो क्या है? दोनों फर्क बताइए हमारे श्रोताओं इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्शंस। वो जो 30% रिजर्वेशन तो पुराना है, 15 साल पुराना, कांग्रेस के जमाने में आया हुआ था वो। जी। आप जो बात का अभी कर रहे हैं वो नेहरू उन्होंने जो नई पार्लियामेंट बनाई है उसमें सीट एलोकेशन के लिए सीट्स कम थी उसमें। पुरानी पार्लियामेंट में 540 मेंबर्स से एंड सीट्स वर लेस देन दैट। तो यहाँ पे ये रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। सीट मींस फिजिकल सीट्स, उसकी बात हो रही है वो। बाकी तो 30% एक सेकंड, थोड़ी सी मैं यह कंफ्यूजन हो गया है। अभी तक जो मैंने अध्ययन करा है उसके हिसाब से जो महिला थी उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। आपको, आप अगर लड़ते हो, एक मैं कंप्लीट कर लूं एक सेकंड के लिए। अगर मालूम पड़ा कि मान लो 600 सीट है, एक कैलकुलेशन की 600 सीट 548 सीटिंग्स बोल रहे हैं आप? नहीं, MP 540 30% रिजर्वेशन की क्या बात कर रहे हैं आप? पुराना है बहुत, 15 साल हो गए। थोड़ा सा मेरी बात तो नहीं, बात क्यों सुनूं मैं? गलत बोल रहे हैं आप बिल्कुल। मेरी बात तो सुनेगा, आप बात सुनेंगे कि या फिर मैं आप नहीं बोली कितनी बार आप ही बोले, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। थोड़ी आप धीरे धीरे बोलते, मैं जल्दी बोलता हूँ। मैं थोड़ा सा कम बुद्धि का हूँ इसलिए। नहीं, कम बुद्धि की नहीं, आप सुन नहीं रहे मेरे को। मेरी बात तो सुनिए। अभी जो मैं बहुत, मेरे श्रोताओं के लिए भी बहुत जानकारी होगी आपके द्वारा, ये है कि अभी जो बिल पास हुआ है और जो आप कह रहे हैं पहले से चल रहा है, उसमें फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है? आप शायद सीट पार्लियामेंट में सीट एलोकेशन की, मतलब जो फिजिकल सीट की बात कर रहे हैं। आप इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। इलेक्शन 30% रिजर्वेशन महिलाओं का बहुत पुराना है। अभी मैं गूगल कर लेता हूँ तो उसको। अच्छा, तो इसका एक काम करते हैं। मैं तो वहां पर पंचायत में जो पंचायत की बात नहीं, मेरी बात पहले बात सुनिए आप मेरी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पंचायत तक में रिजर्वेशन कर दिया उन्होंने। पंचायत में पतौरा एक गांव जहाँ मैं काम कर रहा हूँ जी, उसका हस्बैंड से मैं रिलेट करता ज्यादा। उसकी वाइफ है एक्चुअली सरपंच। ठीक बात है। वो है काम उसका काम कर रहा है उसका हस्बैंड, बट डिफेक्टो हस्बैंड हो गया। बट एक्चुअली वो सरपंच तो महिला है। पंचायती राज में हर एक लेवल में रिजर्वेशन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शिशिर जी कि ये इम्प्लीमेंट हो रखा है। MLAs में है, MPs में है, कई सालों से इम्प्लीमेंट हो रखा है। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनमें ये रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन जो है वो इस बिल के माध्यम से लाया गया है। आई बैक टू डिफर विथ यू कम्प्लीटली। आप देख लीजिए वो क्या हुआ था कि 2010 से एक्चुअली में वो बिल इंट्रोड्यूस करा गया था। तो बिल अभी जैसे लॉ नहीं बना, पास नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हाँ जी, ये बोल तो रही वो क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली वो बिल पास हो चुका है, तो एक तरीके से वो लॉ बन चुका है। इस सरकार ने उस बिल को पास किया तो या पास कर पाए। हाँ जी, क्योंकि ये दो चीजें हैं, इंट्रोडक्शन और पास करना, ये दो अलग चीजें हैं। नहीं, आप जो है ना, मतलब आप इतना वो लग रहा है। आप ऐसे ना करा करो, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा भाई। थोड़ा सा काम, हमारा जो है ना ब्लड प्रेशर तो है। लेकिन आप गलत बोलेंगे तो नहीं, आप गलत कितनी अभी भी मैं गलत बोल रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, एक स्पष्टीकरण यतीन जी, जहाँ तक मेरी समझ है, करेक्ट कीजिएगा मुझको अगर, कि करंटली जैसे 548 या 545 सीट्स जो है लोकसभा में होती हैं, उसमें 30% अगर महिलाएं हैं तो इस समय संसद में 30% महिलाएं होनी चाहिए। क्या है? मुझे नहीं लगता है। तो सवाल यह है कि संसद में 30% जो है अभी आरक्षण नहीं है। शशिर जी, आप इससे सहमत हैं? मतलब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? जी हाँ, लोकसभा की बात से सहमत हूँ। हाँ, तो ये जो बिल लाया गया, लोकसभा की तो अभी बताया, हम लड़ाई कर रहे थे। मैं बताता चलिए जो शिशिर जी आप ही सही है, छोड़ दीजिए। अच्छा, तो प्रदीप जी, कनाडा के ऊपर हम बात कर लें थोड़ा सी। आजकल तो नेशनल न्यूज चल रही है बिल्कुल हर जगह। इसका जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में मैं तो हैरान हूं। मैं मेरे बेटे को जैसे एथलेटिक्स के लेके गया सैटरडे को, तो जो भी मिले वो कनाडा इंडिया बात कर रहा है। तो डेफिनेटली यंगस्टर से लेकर के और
सीरियस सर्कल्स के अंदर ये डेफिनेटली एक्चुअली में क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज तक भी इन्वॉल्व हो गए थे इस कॉन्वर्सेशन में, इसलिए वो जो यूथ जनरेशन है हमारी वो भी जैसे बहुत ज्यादा वैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर यूथ करंट अफेयर्स और खासतौर से इतने सीरियस करंट अफेयर पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा सुनते हैं जी। तो उपाध्याय जी आप कुछ प्रकाश डालिए। नहीं, इसमें जो इस पे तो मतलब जैसा अभी मलिक जी ने बताया कि काफी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है ये। इस पे काफी मीम्स भी जो है मजाक में बनने लगे हैं। कुछ हम पहले फैक्ट ले आते हैं क्या क्या हुआ। तो फैक्ट नंबर 1 की जो बात जहाँ से शुरुआत हुई है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कई नामों से जाना जाता है आजकल। तो जो नाम आप पिक करें वो आपकी मर्जी है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाके सीधा भारत सरकार को दोष किया कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने पाया है कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और बाद में ये आया कि जो ब्रिटिश कोलंबिया जो उनकी स्टेट है वहाँ के प्रीमियर डेविड करके उनका नाम है समथिंग, तो उन्होंने बोला कि हमें भी रिपोर्ट आई है और उनकी जो रिपोर्ट आई है वो ओपन सोर्स जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, तो जैसे गूगल ने में आपने टाइप करा, तो जहाँ पे फेसबुक में आपने टाइप करा और भी मीडिया में जो आपने टाइप करा वहाँ पे जो भी लोगों ने लिखा उसके बेसिस पे वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि इसमें भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। ओपन सोर्स, ठीक है, इट्स नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जब हम कहते हैं ना ओपन सोर्स, तो ये ओपन सोर्स कोई भी लिख सकता है। मैं ओपन सोर्स में मतलब गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन मैं डाल सकता हूँ, विकिपीडिया पे भी मैं एडिट करके डाल सकता हूँ। तो अगर आप उसको तथ्य या साक्ष्य बना करके आगे कुछ परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, इट्स वेरी तो बेसलेस। मेरा तो ये था कि शायद कनाडा के पास में, कनाडा पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा फर्क है मेरे ख्याल से, थोड़ा तो पैसा है इनके पास में और वो इंटेलिजेंस पे खर्चा कर सकते हैं। गोइंग टू गूगल टू फाइंड आउट इन एलिजिंग सच ए बिग थिंग और पार्लियामेंट में जाके ऐसे बोलना, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसमें थोड़ा उनको खर्चा करना चाहिए था, थोड़ा सा इंटेलिजेंस, थोड़ा फैक्ट जोड़ते। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ के एक जो भारतीय दूतावास थे उनके एक अधिकारी को वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद में इंडिया ने, हमारे भारत ने, मैं आपको जानबूझ के मैंने बोला कि इंडिया बोल दो वरना शशि जी गुस्सा हो जाएंगे, तो भारत ने भी उनके एक अधिकारी को निकाल दिया। उसके बाद में भारत ने फिर लीड ले ली इसमें, उन्होंने वहाँ पे जो वीज़ा की सर्विसेज हैं उसको बंद कर दिया है, टेम्परेरी बंद करा है, पूरी तरीके से बंद नहीं करा है, वहाँ पे स्टाफ भी कम कर दिया है। तो ये फैक्चुअल बातें हैं जिसके ऊपर हम बात करें। इसके बाद में ऑफकोर्स जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो कई लोगों के पास हम गए, जो इनका 5 आइज करके जो उनका क्लब है उनसे उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने भी मना कर दिया, G7 वालों ने भी मना कर दिया। तो आज की डेट पे ये है सिचुएशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कनाडा इज सॉर्ट ऑफ अकेले खड़े हैं, वो उनके पास में कोई नहीं है, सबने उनको अकेला छोड़ दिया है। ये फैक्चुअल बातें हैं। तो आप कहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं उपाध्याय जी? तो इसमें एक्चुअली यहाँ और मैं बताना चाहूँगा एक तथ्य कि एक I5 एक कंसोर्टियम है जिसमें 5 देश जो हैं उसमें, और काफ़ी दुनिया के 5 शक्तिशाली देश जो हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और यूके, ये 5 आते हैं। और इन्होंने अपना करार आपस में किया हुआ है कि सेंसिटिव इंटेलिजेंस जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उसमें अमेरिका, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने कुछ इंटेलिजेंस इनको शेयर किया था जिससे कनाडा को लगा कि शायद ऐसा कुछ है, लेकिन अमेरिका ने या किसी ने भी ये चीज़ कंफर्म नहीं की है। और सब लोगों ने यही कहा है कि इसको पूरी तरीके से विस्तृत रूप से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए बिफोर मेकिंग डिसीजंस। तो कुल मिलाकर ये है कि इवन I5 कंट्रीज भी पूरी तरह से जो है वो ट्रूडो के पीछे नहीं है, और वो यही कह रहे हैं। मेरे से गलती हो गई थी, कनाडा अकेला नहीं है, पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट करा है, सॉरी मैं गलत था उसमें। अच्छा, एक सपोर्टर तो है, हाँ, पाकिस्तान ने सपोर्ट करा है। देखो ऐसी बात नहीं है, फिर आप ठीक कह रहे हैं, वो अकेला नहीं है, उनके पास समर्थन है। गलती हो गई तो बट कुल मिला के ये है कि इसने एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को जो है अलग किया है, क्योंकि अभी तक जो थे हम इस तरीके के बुलिंग जो थे वो सहने के आदी थे, लेकिन पहली बार बुलिंग का जवाब जो है वो मैचिंग बुलिंग से दिया गया है, जो कि एक नए भारत की जो परिभाषा है, जो कि विश्व समाज इसको अब समझ रहा है धीरे धीरे कि ये इंडिया वो इंडिया नहीं है जो कि कोई भी हम सैंक्शंस लगाएं और उसको मतलब मरे मन से जो है इसको स्वीकार कर लें। लेकिन अब भारत है, अगर आप गलत कुछ करेंगे तो 1.5 गुनी ताकत से जो है उसको वापस जवाब देगा। बेचारे तो गांधी वाली वो क्या हुआ कि एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल कर दो, वो क्या हुआ? वो यतीन जी एक अलग वो व्यक्तिगत मेरे ख्याल से उसको राजनीतिक स्तर पर उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक फिर तो अपना आप फौज भी मत रखो, बस अपना बॉर्डर खुली छोड़ दो। जी आप बेचारे ट्रूडो को बिल्कुल उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। नहीं। देखिए वो कितना मजबूर है, उसको जगमीत को हाथ मिलाए बगैर वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। कुर्सी ठीक है, तो जगमीत सिंह जी जो हैं, देखिए मैं पूरी सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो तो उसको लात मार के गिरा देंगे। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाना कोई मजाक है क्या? आप समझ नहीं रहे हैं जी कि जस्टिन ट्रूडो की कितनी मजबूरी है। गवर्नमेंट तभी तो मिली है उनको जब उनकी सपोर्ट थी। वजन के साथ वो जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, और आप उसको ना समझ करके आप ये कह रहे हैं कि वो लेकिन संदीप जी, इसमें अभी जो रिसेंट सर्वे आया है, जो अप्रूवल रेटिंग है इनकी गिरकर 38% आ गई है इस एक्शन के बाद भी। 31 या 38 या कुछ ऐसी भी है, तो 50 से। की जब आप बात करते हैं तो अप्रूवल रेटिंग इनकी कभी भी हाई नहीं रही है, और इन्होंने जो सरकार बनाई है वो भी माइनॉरिटी सरकार बनाई है। ये 2025 तक की सरकार है इनकी, सब्जेक्ट टू कि जगमीत सिंह अपना सपोर्ट नहीं इनसे खींचते हैं। अगर वो सपोर्ट खींच ले सरकार गिर जाएगी। तो आप उनकी मजबूरियां नहीं समझ रहे हैं। जस्टिन जी आप मुद्दे पे जाइए ना। मजबूरी तो आप खबर पे जा रहे हैं। मजबूरी तो खैर काफी हो सकती है इस बारे में, लेकिन देखो अच्छी बात है कि वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम, अगर मैं तो कहता हूँ कि देखिए वहाँ पे जो वाकई में आपकी जो मजबूरी, मैं इसको अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, जितने भी पाकिस्तानी जो जनरल होते हैं वो वहीं पे सबका घर है, वहाँ पूरा सब उन्हीं का बना हुआ है। ISI के जितने भी लोग रिटायर होकर वहीं पे सब रहते हैं, पैसा बहुत डाल रहे हैं, इस नो डाउट अबाउट इट। उनके MPs आ रहे हैं, उनके सारा वो धीरे धीरे कंट्रोल करना उनका शुरू हो गया। और अच्छी बात है कि अगर हमारा बॉर्डर अभी यहाँ से हट के वहाँ चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-3 और फैक्ट है कि अभी NIA ने, जो भारत की संस्था है NIA, वहाँ पे जो भी है उन्होंने एक तो टेररिस्ट की लिस्ट निकाली है इस इंसिडेंट्स के बाद में। जी बिल्कुल निकाली है। उसके बाद में NIA ने एक्शन कर दिया है कि इनको भगोड़ा, जैसे भगोड़ा घोषित अगर आप हो जाते हैं तो आपकी जो एसेट्स होती हैं दैट विल बी सीज्ड एंड क्लेम बाय द भारत सरकार का जो है। तो ये बहुत बड़ा एक और काम हुआ है। और इसमें एक पन्नू करके है वहाँ पे, उसका सारा घर वगैरह सीज कर दिया गया है जी। तो जो भी जिसकी भी सीज हो गया। हाँ जी, उसके 2 घर थे, एक में 25% शेयर था, एक पूरा था, तो वो पूरा शेयर हो गया, पूरा अटैच हो गया है। और इसकी फर्दर जो निजर की, जिसके ऊपर इन्होंने अपने आंसू बहाए थे, मतलब आंसू बहते ही हैं, इतना बड़ी बात थी उनके लिए। तो उसका एक ये 2 ग्रुप हैं उस गुरुद्वारे के। दूसरे का नाम था रिप धवन। ही वॉज किल्ड बाय निजर जस्ट बिफोर दैट। और निजर के बेटे ने एक ट्वीट करके कहा है कि उनके फादर जो कनेडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे, उसके साथ में डेली मतलब वेरी फ्रिक्वेंट मिलना होता था। तो जब इतना कोई आदमी है तो इनके जो कनाडा की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है वो मैं समझता हूँ कि इतने उनकी प्रोटेक्शन कर सकती थी। लेकिन ये जो पैसा है, जो आपको मालूम है कि इनका जो भी इनके टेम्पल हैं वहाँ पे वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उसमें वही पैसा, हर चीज़ के अंदर पैसा आ जाता है समहाउ। तो जो रिप धवन करके है, उसने क्या करा था कि he posted some post on Facebook somewhere कि जहाँ पे जब मोदी जी ने 84 के जब लोगों के ऊपर एक्शन करा यहाँ पे, तो उसकी तारीफ करी थी। उसके बाद में दोनों का वो हो गया एंड दे वर सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। और इस मैटर ऑफ कौन किसको, क्योंकि अगर टेम्पल में इनका अधिकार नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके का था, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उस ग्रुप ने इसको मारा है।
लेकिन एक और जो बात हुई है, एक और जो फैक्ट था, एक और को उड़ा दिया है, ने मार दिया है। जी हाँ। नहीं, किसी ने मार दिया है, किसी ने वो सब गड़बड़ हो गया। तो अब उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट करने गवर्नमेंट का नहीं आया कि किसने मारा है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी उसने ली है ना, जो जेल में बंद है। नहीं, वो तो जिम्मेवारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सोशल मीडिया में लिखा है, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है कनाडा की, ओपन सोर्स है वो ओपन सोर्स अभी भी इंडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं क्या? अभी तक नहीं कर पाए हैं वो ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स में किसी ने एंट्री नहीं की है? करी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है। तो अभी इस तरीके का है। तो अब ये है कि सतीश जी बताइए कि जो वीजा नहीं मिलेगा वो हम लोगों को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, देखिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इसमें हमेशा ही एक परस्पर कंपटीशन या इक्वल अपॉर्चुनिटीज और डाइसीनेस हमेशा इंडियंस के मन में रही है कि इंडिया कनाडा जाएं कि ऑस्ट्रेलिया जाएं। तो मैं कहता हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने वाले भारतीयों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत सुनहरा मौका है कि आप, अब मैं तो शिकागो में रहा हूं 3 साल, मुझे पता है कि 6 महीने, कनाडा उससे भी ऊपर है, अर्थात वहाँ 6 महीने हाइबरनेट रहना पड़ता है और 6 महीने ही वहां पर आप बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो वेदर कंडीशन ऐसी है जी वहाँ पे। मतलब इन ग्राउंड कुछ ऐसा नहीं कि मतलब आप कार से कहीं चले जाओ फिर आप बर्फ रहती है 6 महीने तो घर में रहते हो? आप घर के अंदर ही रहते हो। 0 डिग्री पे तो हम ये मानते थे कि हाँ आज तो गर्म दिन है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप उसको कनाडा का वेदर गूगल कीजिए जरा। धन्यवाद प्रभु। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि मैं यूएस में रहने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों माइग्रेट किया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ये भी एक फैक्टर था। एनीवेज, तो इस सिचुएशन से भारतीयों को बेनिफिट ही होगा। अधिक संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ना वो ज्यादा बेनिफिशियल है। इट्स आप किसी भी संदर्भ में अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टर्न आउट टू बी बेटर इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडिसेस, एक्सेप्ट वन थिंग कि कनाडा से सिर्फ गाड़ी में बैठ करके अमेरिका जाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से अगर अमेरिका जाना है तो फ्लाइट में बैठ के जाना पड़ेगा, बट जा दोनों कंट्रियों से सकते हो अगर आपको अमेरिका भी जाना है तो। ये भी अगर जाना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो शशि जी, आपका क्या इसमें मानना है कि जो वीजा भारत ने बंद करा है वहाँ पे जो कनाडा के लोगों के लिए, आपका इसके बारे में क्या विचार है? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। मोदी जी ने किया है, बढ़िया किया है। अदरवाइज वो हमेशा दे विल टेक अस फॉर ग्रांटेड। जो बात ये बोल रहे थे, बात कनाडा का अमेरिका से यूएस विसिनिटी होने की वजह से बड़ा एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। क्या लोग कनाडा में रहते हैं, जॉब अमेरिका में करते हैं, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। तो अभी वो सारा सिस्टम जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और जो कनाडा ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, उन्होंने अपने वीजा बंद नहीं करे। देखिए, इसमें जब आपको पहले पता होता है कि आप गलती पे हैं तो ज्यादा शोर मचाने से वो गलती छुप नहीं जाती है। और जब आपको सामने से पता चल रहा है कि बराबर प्रतिक्रिया या उससे 1 लेवल या 1 डिग्री हाई की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है, तो समझदारी इसी में है कि आप अब ज्यादा शोर मचाना बंद करें। आपको पता है कि आप गलत बोल रहे हैं, चुप रहें और इसे जाने दें। नहीं, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के। वो उनको वापस ऑलरेडी, जैसे कि आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो गिर रही है, अप्रूवल रेटिंग जिसको हम कहते हैं वो गिर रही है। ऑलरेडी माइनॉरिटी सरकार चला रहे हैं, कहीं दाएं बाएं हो गया तो सरकार से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, आप कुछ कहने के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर होगा ना। 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं इंडियंस, 2.5-2.25 लाख। मैं कल यूट्यूब पे देख रहा था, एंड दे ऑल पे अबाउट $50,000 फी, एनुअल फी। सारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी उनकी। है कहाँ उनके पास लोग पढ़ने के लिए? उनके साथ हमारा 10 बिलियन के आसपास का ट्रेड ऑलरेडी है और 100 बिलियन का पोटेंशियल है। ऑस्ट्रेलिया के इंडिया कनाडा का ट्रेड पोटेंशियल जो है, और फॉरेन हमारी ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ हाई लेवल ट्रेड एग्रीमेंट की हमारी जो बात चल रही थी या चलनी थी G20 से पहले, वो उन्होंने बंद कर दी। उनको लगा कि इट्स जस्ट अ प्रेशर। तो एक काम करते हैं, इट फॉल बैक। एक चंद्रमा के ऊपर थोड़े से गाना सुना, जिससे कि थोड़ा सा उनको भी मालूम पड़े कि हमें भी मालूम है कि ये चांद क्या होता है ना। चंद्रयान हमारा जा चुका है। ठीक बात है, मुझे पता होना चाहिए कि चांद आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी,
रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। श्रोताओं, ये आधा है चंद्रमा, तो ये हमारा जो चंद्रयान गया है वो दूसरे आधे पे गया है। तो ये गाना जो लिखा गया था उस समय उनको मालूम था कि ये आधे वाला चक्कर है चंद्रमा पे, आधा काला है आधा, लेकिन आधे में रात है आधे इसमें एक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एक नया कलकली में पढ़ रहा था, क्योंकि मैं इसको काफी गंभीरता से फॉलो कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है चंद्रमा पे। तो 2 या 3 तारीख को शायद उसको वो स्लीप हाइबरनेट कर दिया गया था, क्योंकि रात होगी, टेम्परेचर -270 डिग्री हो जाता है। तो अब जो है वहाँ पे दिन हो गया है। तो उन्होंने जो डिजाइन किया था वो 14 दिन के लिए किया था, जो कि इन्होंने अचीव कर लिया है। बट सम टाइम होता है ना कि ये दिल मांगे मोर, तो इन्होंने एक उम्मीद रखी है कि जब दोबारा दिन होगा तो हमारे जो सोलर पैनल हैं दोबारा से एक्टिवेट हो जाएं, तो शायद एक सेशन और काम कर दे। तो उसके लिए 2 दिन शायद वहाँ पे हो चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन अभी भी आशान्वित हैं। और अगर हो जाए तो मतलब ये तो एक एक्स्ट्रा डोज हो जाएगा, समझ लीजिए। ये चंद्रमा ने भी मोर देन 100% सक्सेस। चंद्रमा ने भी जो है ना थोड़ा सा तकलीफ करी है, ये कैसे सब कर रहे हैं। तो यतीन जी, हमारे श्रोताओं की कुछ प्रतिक्रिया बताइए, हमारा कार्यक्रम कैसा जा रहा है? जी, तो जैसे कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को नहीं सुन पा रहे थे, जो हमारा मेन एक्चुअली जो लिंक है वो शायद काम नहीं कर रहा है, लेकिन तो खाली जिनके पास एनालॉग रेडियो जो कार में है या जो घर में जिस रेडियो को हम लोग भूल चुके हैं वो वाला ही आज चल रहा है। जी, आज वही चल रहा है, लेकिन आशा है कि अगले सप्ताह में प्रॉपर हो जाएगा। तो भजन की तारीफ करिए, तो धन्यवाद उपाध्याय जी आपके लिए। जो दूसरा लिखा है कि शैलजा जी लिख रही है, हिंदू जीवन शैली की व्याख्या विश्व भर में प्रचारित करना आवश्यक है, क्योंकि यह मानवता के मूल्यों का सर्वोच्च उदाहरण है। हर जीव के प्रति जागरूकता व संवेदना जीवन का आदर्श है। आपकी उसके लिए लिखा है। जो ऋचा जी लिखती हैं, ब्यूटीफुल क्लासिकल सॉन्ग जाओ रे जोगी तुम। संजय जी फिर से लिखते हैं, संदीप जी आपका धन्यवाद स्पष्ट रूप से भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। संजय जी फिर लिखते हैं, थैंक्स सो मच संदीप जी फॉर द वाइटल वर्क यू आर डूइंग फॉर आवर पीपल इन शेयरिंग विद अस। आई मस्ट हैव मिस्ड द origin and functions of Hindu Economic Forum. वो look up on the website. और उसके बाद में लिखते हैं शैलजा जी ने आज काफ़ी कुछ हमें लिखा है। Reservation for women is not new. Soon after independence, 25% seats were reserved for women in medical school, apart from a exclusive medical school for women only. One of the reasons for India's slow progress has been its patriarchal dominance, given the opportunity of the women have contributed equal, if not more, towards India's. उन्होंने महिला भागीदारी के ऊपर बात बोली है। जब बुलंदी पर ये होती हैं तो फिर मत पूछिए, पर्वतों की छातियों पर मूंग दल सकती हैं ये। इसके बाद में संजय जी फिर लिखते हैं, इन दिस होल एपिसोड कैनेडियन पीएम लुक्स मोर लाइक आवर राहुल बॉय। विश्व पटल पर अपनी पोल खुलवाने का अच्छा उदाहरण। अच्छा करा कम से कम उन्होंने पप्पू नहीं लिखा, वरना मुझे बड़ा खराब लगता।
नमस्ते टू दर्पण रेडियो, योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम। हेमलता जी बोल रही हैं। अनूप गुप्ता जी लिख रहे हैं, जस्टिस ट्रूडो हैज थ्रेटन दैट ही विल रिकॉल सनी लियोन फ्रॉम इंडिया। गाइस, ओह माय गॉड, ये तो थोड़ा सा, अच्छा वो कनाडा के हैं। हाँ जी, उन्होंने थ्रेटन किया है कि अगर आपने वीजा बंद कर दिया तो फिर हम भी अपने ये सुपरस्टार को बुला जो लेंगे। मीम्स का मैं जिक्र कर रहा था, ये उसी का अच्छा, हंसी मजाक चल रहा है सनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो पर। ये तो बड़ा नुकसान हो जाए भारत का। फिर शैलजा जी लिखती हैं, धन्यवाद, कार्यक्रम के अंत में मेरी पसंद का गीत सुनाने के लिए। ओह चलिए, अच्छी बात है। राजीव निगम जी लिख रहे हैं, नाइस डाटा प्रोवाइडेड ऑन इकोनॉमिक फोरम लेक्चर प्राइड फॉर अस। तो ये तो रहे समाचार। सारे श्रोताओं का धन्यवाद इतनी प्रतिक्रिया और हमको प्रोत्साहन देने के लिए। तो जब हिंदी की बात चल रही है यतीन जी, तो एक हिंदी का आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, रेखा राजवंशी जी कर रही हैं, आज ही है। और इसकी जानकारी ये है कि ये है पायोनियर थिएटर कासल हिल में 2 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। और ये किस्सा गोई कथा वाचन प्रतियोगिता है और इसमें यंगस्टर्स को जो है वो आकर्षित किया जा रहा है कि आप जो है अपना हिंदी में आके कोई कहानी सुनाइए, और उसकी प्रतियोगिता हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो जो जगह कहाँ पे है ये आपका ट्रिब्यूट रूम पायोनियर थिएटर कासल हिल। तो पायोनियर थिएटर को अगर देखेंगे तो हाँ कासल हिल में तो शॉपिंग सेंटर के 2 पास बजे में। से 5 बजे तक है। 5 बजे तक है। $25 इसकी फीस है और उसमें आपको स्नैक्स, टी, समोसा, तो काफी अच्छा तो मेन्यू है। मुफ्त रेखा में जी ही हो से गया। कल बात हुई थी, तो मेरे ख्याल से खाने पीने का और भाषा का मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप उपलब्ध हैं तो इसमें अवश्य जाइए। हम और यतीन जी तो वहाँ जा ही रहे हैं। तो यतीन जी, जब हिंदी की ही बात चल रही है तो क्यों ना एक सुंदर अभी से उसके हिंदी पहले हम अपने जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनका संदेश सुनाना चाहेंगे। और फिर एक सुंदर से हिंदी की भाई कविता जो कि साहब, हिंदी ये भाषा करी की मास्टर्स महत्ता और को अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो जहाँ कविता सुनाने की इतनी बेताबी हो, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हाँ। आइए हम एक ऐसे स्वर को सुनते हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही मंचों पे अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी लता से जो हया हो गई और जब मंच पे आके सुनाती है तो लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है, लता हया। मैं राजस्थानी हूँ, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन पहले उर्दू मंचों से मैं हिंदी मंचों पे आई हूँ। वो एक मैं बता रही हूँ कि हिंदी वालों ने बोला उर्दू वाली, उर्दू वालों ने बोला हिंदी वाली, जबकि दोनों हिंदुस्तान की जबानें हैं। तो मैं अब एक नज्म के जरिए मैं अपना परिचय भी करा रही हूँ, जवाब देने की भी कोशिश कर रही हूँ, भाषा का जो मुद्दा है उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। और पॉपुलर साहब, हमने आपको सुन लिया, अब आप भी हमें सुनिए। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात है, भाई वाह वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है, बहुत बहुत मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। क्या बात है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं। माता जी वही बात फिर आ गई। श्रोताओ, समय खत्म होने का है और इस समाप्त की तरफ। शिशिर जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके जो विचार थे उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं रेडियो पे कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और जाते जाते उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? आशा करते हैं कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा और अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्ते श्रोताओ, हमारा प्रोग्राम होपफुली आपको अच्छा लगा। मेरा नाम नंदनी था और सबकी तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। तो
आखिर में अपने श्रोताओं तो को जहाँ कविता सुनाने की इतनी बेताबी हो, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो जहाँ कविता सुनाने की इतनी बेताबी हो, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आइए हम एक ऐसे स्वर को सुनते हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही मंचों पे अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी लता से जो हया हो गई और जब मंच पे आके सुनाती है तो लोग कहते हैं। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम